नमस्ते बच्चों। दान बहादुर सूर्य कुमार इंटर कॉलेज बंदीपुर अंबेडकर नगर के यूट्यूब चैनल में कक्षा 12 समाजशास्त्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था। उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था में इरावती कारवे, ये समाजशास्त्री हैं, श्रीमती इरावती कारवे, इरावती कारवे, इरावती कारवे ने उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था से संबंधित प्रमुख विशेषताओं को 4 भागों में विभाजित किया है। इनकी जो विशेषता हैं उसे 4 भागों में इन्होंने विभाजित किया। पहला नातेदारी समूह। पहला है नातेदारी समूह। इसके अंतर्गत यह नातेदारी संगठन पितृवंशी परंपरा पर आधारित है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो नातेदारी है यह पुरुष प्रधान है, अर्थात पिता के नाम पर चलती है, या यूं कह लें पितृवंशी परंपरा पर आधारित है। इसका अर्थ है कि वंश का क्रम पिता से पुत्र द्वारा चलता है। पिता है, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसके पुत्र, अर्थात पुरुषों जो वयोवृद्ध पुरुष होगा उसी के नाम से चलता है ये नातेदारी। और परिवार के विवादों को भी वंश में वृद्ध व्यक्ति जो सबसे वयोवृद्ध सदस्य होता है या वृद्ध व्यक्ति होता है, वह परिवार के विवादों को क्या करता है, सुलझाता है और उसे सही दिशा निर्देश भी जारी करता है। एक वंश के लोग आपस में विवाह नहीं, इस वंश में एक व्यवस्था यह भी है कि एक वंश के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते, और जो लोग अपनी उत्पत्ति किसी वास्तविक या काल्पनिक पूर्वज से मानते हैं उनके समूह को गोत्र कहा जाता है। गोत्र, गोत्र क्या है? गोत्र एक वंश के लोग अपनी उत्पत्ति, ऐसे वंश के लोग जो अपनी उत्पत्ति किसी वास्तविक या काल्पनिक पूर्वज से मानते हैं उनके समूह को गोत्र कहा जाता है। गोत्र को इंग्लिश में क्लैन, CLAN, क्लैन, ये गोत्र कहा जाता है। और यह माना जाता है कि एक गोत्र के सभी स्त्री पुरुष आपस में रक्त संबंधी होते हैं, इसलिए उनके बीच विवाह नहीं हो सकता। एक गोत्र के बीच यही कारण है कि एक गोत्र के लोग अपने गोत्र में कभी भी विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में रक्त संबंध पाया जाता है। अगला आता है नातेदारी शब्दावली। दूसरा है नातेदारी शब्दावली। नातेदारी शब्दावली, इसमें शब्दावली में नातेदारी शब्दावली में यह प्रथा उत्तर भारत में प्रकृत वर्णात्मक है, और इसका अर्थ है कि प्रत्येक नातेदार को एक विशेष शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। ये जो प्रथा है इसमें जो भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उन्हें एक
शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम किसी को ताऊ, चाचा या मामा कहते हैं तो इससे अपने आप यह स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यक्ति हमारे पिता का बड़ा या छोटा भाई अथवा माँ का भाई है। जब हम किसी को ताऊ कहेंगे तो ताऊ कहने का मतलब क्या है? ताऊ कहने का मतलब यह है कि अमुक व्यक्ति हमारे पिताजी का क्या है? छोटा भाई है। और यदि हम मामा कहते हैं तो वो क्या है? यदि हम किसी को मामा कहते हैं तो वह हमारी माँ का जो है भाई लगता है। इसमें नातेदारी शब्दावली यही है। यदि हम किसी को दादा कहते हैं, दादा पिता के पिता, तो इसका मतलब है कि इनका जो है हमारे पिता से क्या है? पिता पुत्र का संबंध है। और इसी तरह से चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई या मौसेरा भाई भी स्पष्ट शब्द हैं। मौसेरा भाई मौसी का लड़का, वह मेरा भाई हुआ लेकिन मौसेरा भाई है, मौसी का लड़का है। चचेरा भाई है, चाचा का लड़का है। फुफेरा भाई है, फूफा का लड़का है, बुआ का लड़का है। ये चीज़ें जो है क्या है? नातेदारी शब्दावली में पाई जाती हैं। अर्थात हर व्यक्ति का उसमें एक रिलेशन होता है और उस रिलेशन के द्वारा उसका एक नामकरण भी होता है कि कौन चाचा है, कौन मामा है, कौन फूफा है, कौन मौसेरा है। इसमें जो भी हैं सबका नाम निशान बनता है। और उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के ममेरे भाई की तुलना में चचेरे भाई को अधिक महत्व दिया जाता है, यद्यप दोनों ही उसके तृतीयक नातेदार होते हैं। ममेरे भाई और चचेरे भाई दोनों क्या हैं? तृतीयक रिश्तेदार हैं, तृतीयक नातेदार हैं। लेकिन फिर भी ये जो चचेरा भाई है इसे ममेरे भाई से अधिक महत्व दिया जाता है। उसका कारण यह है कि ये जो है, जो आपका चचेरा भाई होता है वह आपके पास सदैव रहता है, आपके दुख सुख दोनों में भागीदार होता है। वह जो ममेरा भाई है वह सुनने के बाद आपके यहाँ आएगा, या तो जैसे ही पता चलता, चूँकि आपके बगल का रहने वाला, जैसे ही पता चलेगा तो आपके पास पहुँच जाएगा। यही कारण है कि जो आपका चचेरा भाई है उसको जो है ममेरे भाई से अधिक महत्व दिया जाता है। अगला वैवाहिक नियम। वैवाहिक नियम, वैवाहिक नियम में इसमें जो है उत्तर भारत में नातेदारी संबंधों को व्यवस्थित बनाने के लिए विवाह से संबंधित अनेक नियमों का प्रचलन है। और सबसे प्रमुख नियम है गोत्र। सबसे प्रमुख नियम है गोत्र, और गोत्र बहिर्विवाह का नियम है। गोत्र जो है गोत्र बहिर्विवाह का नियम है। गोत्र बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह का नियम है। इसका मतलब है कि कोई भी लड़का अपने ही गोत्र की लड़की से विवाह नहीं कर सकता। बहिर्विवाह माने दूसरे गोत्र में शादी होनी चाहिए, उस गोत्र में हम विवाह नहीं कर सकते। और साथ ही यह भी जरूरी है कि एक परिवार से जिस वंश में वधू के रूप में लड़की दी गई है उस वंश से किसी लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए। अपने परिवार के किसी लड़के के साथ न किया जाए। इसका तात्पर्य है कि ममेरे, फुफेरे, मौसेरे अथवा चचेरे भाई बहनों तथा उनकी संतानों के बीच विवाह संबंधों की अनुमति नहीं दी जाती। ये जो है किसमें है? वैवाहिक नियम में है। अगला आता है उपहारों का आदान प्रदान।
उपहारों का आदान प्रदान। उपहारों का आदान प्रदान एक सामान्य प्रथा है, लेकिन यह नातेदारी की प्रकृति को समझने का भी एक विशेष आधार है। उत्तर भारत में विभिन्न अवसरों पर वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को कुछ उपहार देना जाना जरूरी है अथवा दिया जाता है। इसका उद्देश्य वधू पक्ष की तुलना में वर पक्ष की उच्चता को स्वीकार करना है। हम जब भी कोई तीज त्यौहार पड़ता है, ऐसे समय में जब लड़कियां अपने मायके आती हैं तो ऐसे समय में उनको जब वो पुनः अपने घर के लिए प्रस्थान करती हैं, जाती हैं, तब उन्हें उनके साथ कुछ न कुछ उपहार देना आवश्यक होता है। हम ऐसा करते भी हैं, यह हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है हमको ऐसा करना चाहिए। हम अपने बहन बेटियों को जब भी वो अपने घर जाती हैं उन्हें यथासंभव मदद करते हैं। अगला आता है दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था। अगली पॉइंट, ये तो रहा उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था, इसमें जो दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था है, इसमें पहला है नातेदारी समूह। नातेदारी समूह, इसमें दक्षिण भारत में नातेदारी समूह पितृवंशी भी है और मातृवंशी। पितृवंशी जो पिता के वंश पर आधारित वंश हो, जो परिवार चलता है वह पितृवंशी, और जिस परिवार का नामकरण माता के नाम पर होता है वह जो मातृवंशी। और इसमें जिन क्षेत्रों में पितृवंशी का परंपरा है या प्रचलन है, वहाँ नातेदारी संबंधित अधिकांश व्यवहार उत्तर भारत की तरह देखने को मिलते हैं। और जहाँ पर यह व्यवस्था नहीं है, वहाँ नातेदारी समूह को क्या कहा जाता है? इसी में जो नातेदारी का एक समूह है उसे कुटुंब कहा जाता है। और कुटुंब के सदस्य एक या एक से अधिक गांव में रहते हैं, लेकिन प्रत्येक कुटुंब का किसी पुरुष पूर्वज के नाम पर एक विशेष नाम होता है। धार्मिक आयोजनों और फसल की बुआई और कटाई के समय एक कुटुंब के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग करते हैं। दक्षिण भारत की विशेषता है कि यहाँ अधिकांश हिस्सों में एक नातेदारी समूह के अंदर उन लोगों को भी शामिल किया जाता है जो माता और पत्नी के परिवार से संबंधित होते हैं। ऐसे नातेदारों में वे परिवार भी आ जाते हैं जिनमें किसी व्यक्ति की बहन या बुआ का विवाह होता है। इसका तात्पर्य यह है कि नातेदारी समूह रक्त और विवाह दोनों से संबंधित लोगों के द्वारा बनता है। ये जो दक्षिण भारत के नातेदारी समूह हैं, इसमें रक्त संबंध के द्वारा जो नातेदारी है वह भी चलता है, और जो विवाह संबंध दोनों से चलता है, इसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं। रक्त संबंध, जैसे एक पिता के जितने संतानें हैं, उनके भाई हैं, ये सब रक्त संबंधी हैं। और विवाह संबंधी में पत्नियां हैं, पत्नी के भाई हैं, पत्नी के मामा हैं, पत्नी की बुआ हैं, आदि जो भी पत्नियों से रिलेशन होते हैं, ये दोनों देखने को यहाँ मिलते हैं उत्तर दक्षिण भारत में। अगला आता है नातेदारी शब्दावली। इसमें भी उत्तर भारत की तरह दूसरी पॉइंट, नातेदारी शब्दावली। नातेदारी शब्दावली
जो नातेदारी शब्दावली है इसमें नातेदार में वर पक्ष और वधू पक्ष का समान महत्व होने के कारण तीसरी पीढ़ी के बच्चों को समान शब्द के द्वारा संबोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र के बेटे और बेटी को क्या कहते हैं? पोता और पोती, तथा पुत्री की संतान को क्या कहते हैं? नाती और नतनी। नाती और नातिन के बीच किसी तरह का अंतर नहीं किया जाता। और दक्षिण भारत के राज्य जो तमिलनाडु है वहाँ पर बेटे के पुत्र तथा बेटी के पुत्र दोनों को पेरहन, बेटे के पुत्र और बेटी के पुत्र दोनों को पेरहन इस नाम से पुकारा जाता है। जैसे अपने यहाँ बेटे के पुत्र को पोता या पौत्र और पुत्री को पौत्री, उसी तरह से बेटी की पुत्री को हम नातिन और बेटी के पुत्र को नाती शब्द से पुकारते हैं। उसी तरह से दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में बेटे के पुत्र और बेटी के पुत्र दोनों को जो है पेरहन कहा जाता है। जबकि पोती और नातिन के लिए पेती शब्द का उपयोग किया जाता है। इसी तरह बच्चे अपने दादा और नाना को एक ही शब्द ताता के द्वारा संबोधित करते हैं। ताता ये दक्षिण भारत का शब्द है और ये जो है दक्षिण भारत में जो लड़के हैं वो अपने दादा दादी को जो है दादा दादी या नाना नानी को ताता कहते हैं। जबकि दादी और नानी को पाटी, ये नाना और दादा को क्या कहा जाता है? ताता, और नानी और दादी को क्या कहा जाता है? पाटी। ये शब्द नानी और दादी को पाटी कहा जाता है, जबकि नाना और दादा को ताता कहा जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि जिस तरह उत्तर भारत में चचेरे भाई बहन रक्त संबंधी होने के कारण आपस में विवाह नहीं कर सकते, उसी तरह कि माँ की बहन मौसी के बच्चे को भी सहोदर मानते हुए उनके बीच विवाह संबंधों की अनुमति नहीं दी जाती। जैसे हम क्या करते हैं? चचेरे भाई बहन रक्त संबंधी होने के कारण वे क्या करते हैं? आपस में विवाह नहीं कर सकते। उसी तरह से मौसेरे भाई में भी विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते। अगला आता है वैवाहिक नियम। अगला आता है वैवाहिक नियम। वैवाहिक नियम तीसरी पॉइंट, वैवाहिक नियम, ये तीसरी पॉइंट है। और इस नियम में दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में मामा भांजी के बीच विवाह करने का प्रचलन है। ये दक्षिण भारत में है। इसका तात्पर्य है कि विवाह के द्वारा जो लड़की घर में पुत्र वधू के रूप में आती है उसके लिए उसकी नानी ही उसकी सास बन जाती है। कुछ जनजातियों में या कुछ जातियों में इसी प्रचलन है। स्वाभाविक है कि इस दशा में बहू के प्रति सास का लगाव बहुत अधिक होता है। विवाह का यह नियम विनिमय के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? विनिमय के सिद्धांत। विनिमय के सिद्धांत, यह नियम जो है विनिमय के सिद्धांत पर आधारित है। और जिस परिवार में कोई व्यक्ति अपनी पुत्री देता है उसी परिवार की एक पुत्री को अपने परिवार की बहू के रूप में ले आता है। ये विनिमय है।
जैसे अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं वस्तु के बदले वस्तु की क्रय की जाती है, उसी तरह से यहाँ जो वैवाहिक नियम है दक्षिण भारत में, इसमें यदि हम अपनी कन्या को, अपने परिवार से कन्या को किसी दूसरे परिवार में देते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, तो उस परिवार की भी कन्या को अपने हम वैवाहिक संबंध में स्थापित करा लेते हैं। अगला आता है लास्ट पॉइंट, उपहार का आदान प्रदान। उपहारों का या उपहार का आदान प्रदान। लास्ट पॉइंट, इसमें उपहार देने की प्रथा से भी दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत वर और वधू पक्ष का समान महत्व स्पष्ट होता है। विवाह से कुछ पहले वर के पिता द्वारा वधू के पिता को उपहार में कुछ धन दिया जाता है और वधू का पिता अपनी ओर से भी उतना ही धन मिलाकर उससे वधू के लिए वस्त्र और आभूषण खरीदता है। इस तरह वधू के आभूषणों पर जितना खर्च होता है वह वर और वधू के पिता द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। इसके बाद हम यूँ कह लें कि जब पति पत्नी विवाह के कुछ समय बाद अपने लिए अलग घर बसाते हैं तो वधू के माता पिता द्वारा उन्हें घर बसाने के लिए क्या किया जाता, फिर से आर्थिक मदद दी जाती है और इस समय वर के पिता द्वारा भी उन्हें उतने ही उपहार देना जरूरी है जितना वो दे रहे हैं। कौन? लड़की के माता पिता। लड़की के माता पिता उस वर वधू को घर बसाने के लिए जितना धन देते हैं उतना ही धन लड़के के पिता भी को देना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि पति पत्नी द्वारा नया घर बसाने की दशा में भी दोनों ही परिवारों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, यह आवश्यक है।